हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर पी.के. राय, असिस्टेंट प्रोफेसर रचना स्ट्रैटेजिक अध्ययन पॉलिटिकल साइंस सैन्य विज्ञान, एक बार और आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो सिर्फ रक्षा अध्ययन और राजनीति शास्त्र का ही विषय नहीं है, बल्कि सामान्य ज्ञान के विद्यार्थियों के लिए और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के एस्पिरेंट के लिए भी यह उतना ही आवश्यक है। सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, दो पद सोपान है, एक सामूहिक और दूसरा सुरक्षा। सामूहिक का मतलब आप जानते हैं कलेक्टिव, जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ हों तो सामूहिकता को प्रदर्शित करता है। और सुरक्षा आप जान चुके हैं मेरे पूर्व की कक्षाओं में, सुरक्षा क्या है और रक्षा तथा सुरक्षा में अंतर क्या है, ये सब बातें विगत में हो चुकी हैं। अब सामूहिक सुरक्षा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो इस समय वैश्विक परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इसके बारे में पामर एवं पार्किंस के विचार को हम जानेंगे। पामर एवं पार्किंस, पामर और पार्किंस सामने क्या बोला? उन्होंने कहा शांति के खतरों से निपटने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही सामूहिक सुरक्षा है। शांति के खतरे से निपटने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही सामूहिक सुरक्षा है। ये इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है पामर एवं पार्किंस महोदय की। फिर ये होता है कि सामूहिक सुरक्षा मानती क्या है? सामूहिक सुरक्षा यह कहती है कि युद्ध अवश्य संभावी है। विश्व में कहीं न कहीं किसी न किसी राष्ट्र के मध्य युद्ध होता है, चाहे कोई कारण हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यानी युद्ध होना अवश्य संभावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार समय समय पे ऐसी स्थितियां आती हैं कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। जब युद्ध अवश्य संभावी है तो उसको रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा जैसा एक तंत्र होना चाहिए जो उसको सामूहिक प्रयास के द्वारा रोक सके और शांतिपूर्ण तरीके से उसका निदान कर सके। अब सामूहिकता से क्या होता है कि सामूहिक रूप से रहने से सम्मिलित भयादोहन की स्थिति उत्पन्न होती है। भयादोहन की स्थिति उत्पन्न होती है। पहला था कि युद्ध अवश्य संभावी है, दूसरा हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से भयादोहन उत्पन्न होता है। भयादोहन क्या है, एक अलग चैप्टर के रूप में हम विस्तार से जानेंगे। भयादोहन को शॉर्ट में जान लीजिए, नट से लिए हैं कि जब कोई राष्ट्र किसी पर आक्रमण करने की इच्छा रखता हो और दूसरे राष्ट्र की शक्ति से वह ऐसा कर न पाए, अपने इच्छा को, अपने विचार को रोक दे, इसी को ए राष्ट्र का भयादोहन कहेंगे। मान लीजिए ए राष्ट्र है और बी राष्ट्र है। बी राष्ट्र ए पर आक्रमण की मंशा रखता है, अपनी इच्छा को थोपना चाहता है, लेकिन ए राष्ट्र की प्रबलता और इसकी मजबूती की वजह से, इसके भयादोहन की वजह से बी राष्ट्र इस पर आक्रमण नहीं कर सकता है। इसका मतलब ए राष्ट्र की शक्ति का भयादोहन बी पर कार्य कर रहा है। भयादोहन यही है, एक व्यक्ति दूसरे पर आक्रमण करने की या हिंसा करने की सोच रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि दूसरे के पास आर्म एम्यूनिशन है, उसके पास हथियार है, इस वजह से वो अपनी इच्छा को आक्रमण करने की या हिंसा करने की इच्छा को त्याग देता है। यही भयादोहन कहा गया है। तो सामूहिक भयादोहन उत्पन्न होता है। सामूहिक भयादोहन क्यों उत्पन्न होगा? जब कई राष्ट्र एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होंगे, एक विचार एक के साथ बोलेंगे, इसका मतलब जो आक्रमणकारी राष्ट्र है वह अपनी आक्रमण की इच्छा को त्याग देगा। इस वजह से सामूहिक सुरक्षा बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व क्या है, उसका मूल तत्व क्या है? वह है एक सबके लिए और सबके लिए एक, कोट अनकोट करिए, एक सबके लिए और सबके लिए एक, वन फॉर ऑल फॉर वंस। यानी एक राष्ट्र पर अगर कोई आक्रमण होता है, कोई चुनौती आती है, तो सारे राष्ट्र
समूह में इकट्ठे होकर उसका प्रतिकार करेंगे, प्रत्युत्तर देंगे। ये भावना इसमें निहित है। इसका मूल तत्व यही है कि एक सबके लिए और सबके लिए प्रत्येक। ये बात नोट करने वाली। अब आती है सामूहिक सुरक्षा का इतिहास। ये तो सदियों से ऐसा देखा गया है, अनंत काल से, कि सामूहिक सुरक्षा कितनी प्रभावी रही है। कोई आक्रमणकारी जब आक्रमण किया है और कई कबीलों के आदिवासी इकट्ठा जब प्रतिकार करते रहे हैं तो बाहरी आक्रमणकारी मुक्की खाते रहे, हारते रहे। यानी सामूहिकता में जो सुरक्षा नीति है वह बहुत ही प्रबल होती है, उसका इंटेंशन बहुत तीव्र होता है। लेकिन जो हम मेन इतिहास देखते हैं वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1914 से शुरू हुआ और जब खत्म होता है प्रथम विश्व युद्ध तो 1920 में हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल में यही था सामूहिक सुरक्षा, कि जो हिंसा हो चुकी, जो एक विश्व युद्ध हो चुका, चाहे उसके कारण कोई हो, जो इतनी बड़ा हिंसा हुई, वो अब आगे न हो। अगर कोई राष्ट्र आक्रमणकारी होता है, आक्रांता होता है, तो समूह बना के अन्य राष्ट्र उसका प्रतिकार करें, जिससे शांति बनी रहे, सामूहिक सुरक्षा बनी रहे। उसके बाद हम राष्ट्र संघ फिर फेल होता है, हम उसका इतिहास में नहीं जाएंगे, फेल हो जाता है। इसलिए फेल हो जाता है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है और फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा ब्लडशेड होता है, बहुत ज्यादा सबटोज, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उस परिस्थिति के बाद अमेरिका और यूरोप के, रशिया सहित कई राष्ट्रों ने चिंतन मनन किया और राष्ट्र संघ की जगह पे एक संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल में भी सामूहिक सुरक्षा ही अंतर्निहित थी। उसका भी सद्वाक्य यही था कि सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा शांति बनी रहे, जिससे युद्ध की आशंका न हो। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में कुछ कमियां भी देखी गई। उस समय जो प्रभुत्वशाली राष्ट्र थे, जो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र थे, जिसमें हम अमेरिका को देखते हैं, रूस को देखते हैं, चीन भी उसी में, और ब्रिटेन, फ्रांस, इन 5 राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली। जो ये स्थायी सदस्य बन गए, साथ में स्थायी सदस्यता के साथ ही इनको एक वीटो का अधिकार दिया गया। यही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उभरा संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। जब आप जहां 193 राष्ट्र हों और जिनमें 5 राष्ट्रों को आप प्रमुखता दें, जिन्हें वीटो जैसे पावर दें। वीटो ऐसी शक्ति है, मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन पास हुआ, कोई प्रस्ताव आया अमेरिका के खिलाफ, सारे राष्ट्र सहमत हों, लेकिन अमेरिका एक अकेला वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को रोक सकता है। यानी बहुमत का कोई मतलब नहीं रहा। इसको आप डिटेल कर सकते हैं। वीटो का पावर का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल विगत में इन शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामूहिक सुरक्षा के लिए यह वीटो पावर प्रश्न चिन्ह है। एक और संयुक्त राष्ट्र संघ की फेल्योरनेस के कारण है भारत को इसमें स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं देना। भारत का अपना तर्क है कि विश्व का 18% आबादी, लगभग 130 करोड़ जनता भारत में निवास करती है। भारत एक लोकतांत्रिक, बहुत बड़ा संविधान वाला, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राष्ट्र है। उसके बावजूद भी इसको स्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। इसके लोकतांत्रिक होने का एक बहुत बड़ा, लोकतांत्रिक न होने का बहुत बड़ा सबूत है। खैर,
वो भारत की अलग लड़ाई है, वीटो पावर और स्थायी सदस्यता का एक अलग विषय है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ जब डिटेल करेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा के लिए बहुत से प्रयास किए, इसके बहुत से गुण दोष रहे, कई बार बहुत सफल हुआ और कई बार असफल होता हुआ भी हमें दिखा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक विश्व युद्ध को रोके रखा है। अभी जो आर्मेनिया का और अजरबैजान का हम संकट देख रहे हैं, इसको विश्व युद्ध तृतीय के बीच के अंकुरण के रूप में देखा जा रहा है। खैर, फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ काफी हद तक सफल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सी एजेंसियां हैं, बहुत से उसके उपकरण हैं जो अपने कार्य को अच्छे तरीके से संपादित करते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर है, जो चार्टर बना, जो संविधान बना एक तरह से, उसके अनुच्छेद 52 में ये बात कह दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्षेत्रीय शक्तियां मिलकर के एक क्षेत्रीय संगठन भी सामूहिक सुरक्षा के लिए बना सकते हैं। अपने सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर के अनुच्छेद 52 में उन्होंने क्षेत्रीय संगठन की बात कह दी। और जब क्षेत्रीय संगठन अपनी सुरक्षा के लिए बना सकते हैं तो बात आ रही है, इसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसा संगठन खड़ा होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अलग से जब संघ और संगठन पढ़ाएंगे तो उसमें ये बात होगी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको लीड कर रहा है अमेरिका और इसमें यूरोप के बहुत से देश सम्मिलित होते हैं। नाटो एक सैन्य संगठन होता है और सैन्य गतिविधियों को ही अंजाम देता है। इस वजह से यह एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती बन गई। यानी नाटो के अंतर्गत जितने राष्ट्र हैं वो बहुत शक्तिशाली होकर उभरे और उनके मूल में भी था सामूहिक सुरक्षा, एक दूसरे के लिए और दूसरे एक दूसरे के लिए, वन फॉर ऑल अल्फा वन वाली भावना इसमें भी अंतर नहीं थी। इसकी स्थापना होती है 1949 ईस्वी में। उसके प्रत्युत्तर में रूस चुप होने वाला था नहीं, तो रूस ने भी एक वार्साव पैक्ट, वार्साव एक जगह थी, वार्साव में एक पैक्ट किया, इसलिए इसका नाम वार्साव पैक्ट पड़ा। वार्साव पैक्ट नामक संगठन 1954 में बनाया। ये भी एक सैन्य संगठन था। इसमें पूर्वी यूरोप के देश और रूस इसको लीड कर रहा था। ऐसे देश सम्मिलित हो गए। अब यूरोप की स्थिति और रशिया की स्थिति क्या हो गई? इधर पूर्वी यूरोप प्लस रशिया एक संगठन, पश्चिमी यूरोप प्लस अमेरिका एक दूसरा संगठन, यानी विश्व में नाटो और वार्साव पैक्ट नाम से दो संगठन संचालित होने लगे जो विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने लगे। और संगठन यही नहीं रहे, इसके बाद साम्यवाद के प्रसार, यानी एक तरह से देखा जाए तो रूस के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में इसी तरह सेंटो और सियाटो जैसे सैनिक संगठन भी बने। साउथ ईस्ट एशिया में ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सियाटो बना, 1954 में ही बना, और सेंटो बना सेंट्रल ईस्ट में। यह एक तरह से मध्य एशिया में साम्यवाद को प्रसार रोकने के लिए सैनिक संगठन बने। यानी पूरे विश्व में सैन्य संगठन का बोलबाला होने लगा। सामूहिक सुरक्षा के नाम पे कई राष्ट्र एक छतरी के नीचे आए और उसके बाद वो एक दूसरे का साम्यवाद और पूंजीवाद, दो गुटों में विश्व बटा, एक दूसरे का विरोध करने लगे, खुल के जमकर विरोध करने लगे। ये इतिहास हम देखते हैं। अब आते हैं सामूहिक सुरक्षा की सार्थकता क्या है। कोई भी संगठन या कोई भी व्यवस्था तभी प्रचलित होती है जब वो सार्थक हो। इसकी सार्थकता क्या है, इसको हम जानेंगे। अब पहली सार्थकता जो मोटी मोटा हम संयुक्त राष्ट्र संघ की देखें तो वह देखते हैं कि कोरिया संकट। पहला देखिए कोरिया संकट 1950 में ये हुआ क्या? उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन के पूर्व में हम देख सकते हैं किम जोंग उन का उत्तरी कोरिया। तो उस समय उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ के मदद के लिए आह्वान किया। अमेरिका के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया की मदद के लिए फोर्स भेजी गई और उसके बाद दोनों के मध्य युद्ध रुका। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूएनओ यहाँ पे सार्थक रहा। दूसरा स्वेज नहर संकट को हम देखते हैं। स्वेज नहर 1956 में ये देखने को मिला। स्वेज नहर संकट क्या है?
स्वेज नहर को इंग्लैंड ने बनाया था और वो इसलिए बनाया था कि अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से शॉर्टकट में जोड़ने के लिए, जिससे उसकी दूरी कम हो जाए, उन्होंने बनाया था। स्वेज नहर चूंकि मिस्र में है तो मिस्र ने स्वेज नहर का 1956 में राष्ट्रीयकरण कर लिया। जब राष्ट्रीयकरण कर लिया तो इसका ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रबल विरोध किया। प्रबल विरोध के बाद उन्होंने सेना भेज दी और एक तरह से आक्रमण की स्थिति मिस्र पर आ गई। मिस्र शरण में यूएनओ के गया और यूएनओ ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर इस युद्ध को टाला और स्वेज नहर को अंतर्राष्ट्रीय नहर माना गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खोल दिया गया। इसी तरह आप तीसरा खाड़ी संकट देख सकते हैं। खाड़ी संकट वो 1990 और 91 में सद्दाम हुसैन की बात हो रही है। खाड़ी संकट, खाड़ी देश क्या है, सबसे पहले मन में ये आता है। तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात और अरब के आसपास के जो राष्ट्र हैं, जिसमें ईरान है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, इस तरह के राष्ट्र खाड़ी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, पेट्रो डॉलर्स वहाँ पे बहुत है। तो खाड़ी क्षेत्रों में एक संकट उत्पन्न हुआ। सद्दाम हुसैन ने, इराक के सद्दाम हुसैन ने एक छोटे से मुल्क कुवैत पर आक्रमण कर दिया और कुवैत को जीतकर अपना एक राज्य घोषित कर दिया। कुवैत यूएनओ के शरण में गया। यूएनओ ने अमेरिका के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सैनिक भेजे और सैनिक समाधान इस क्षेत्र का हुआ। अंत में कुवैत को खाली करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ये स्थिति बनी। तो यहाँ पे हमें सार्थक होता हुआ यूएनओ और यूएनओ की सामूहिक सुरक्षा हमें दिखी, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक व्यवस्था बनाने में सार्थकता पूरी तरह से यूएनओ की दिखी, या सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की सार्थकता हमें दिखी। अब सार्थकता की जब बात करेंगे तो निरर्थकता की भी बात करेंगे। निरर्थक कैसे रहा, अब हम देखते हैं कि निरर्थकता में सबसे पहला पॉइंट तो हम कह सकते हैं कि यूएनओ विफल क्यों रहा। जो हम कहें कि यूएनओ ने समय के साथ अपने में सुधार नहीं किया, वीटो पावर में उन्होंने अपने और राष्ट्रों को जोड़ा नहीं, और इस तरह से यूएनओ विफल होता हुआ आज के समय में दिख रहा है और यूएनओ का विकल्प तलाशा जा रहा है और क्वाड जैसी संस्थाएं नई नई बन रही हैं। बहुत सी क्षेत्रीय और संगठन बन रहे हैं। एशिया कई राष्ट्र मिलकर एक बनाते हैं, आसियान एक अलग तरह से व्यवस्था बनाता है, यानी क्षेत्रीय और भी संगठन दिखते जा रहे हैं। यानी यूएनओ के मानने पे सब लोग एक तरह से इनकार करते जा रहे हैं। अभी हाल में अमेरिका यूएनओ के कई एजेंसियों से अपना पीछा छुड़ाया और यूएनओ को अब उतनी तरजीह नहीं दे रहा है जितना कि वो पहले देता आया है। यूएनओ की विफलता को हम देख सकते हैं। साथ में जो सामूहिक सुरक्षा है, इसके केंद्र में युद्ध और भयादोहन है, यानी यह एक नकारात्मक तत्व को लेके चल रहा है। यानी इसमें कहता है कि युद्ध अवश्यंभावी है और सामूहिक रूप से भयादोहन की बात करता है। यह एक ठीक स्थिति नहीं है, क्योंकि ये युद्ध रोक नहीं पा रहा है, युद्ध को अवश्यंभावी लेके चल रहा है और कह रहा है कि सब लोग यूनाइट हों, कलेक्टिव हों और प्रतिकार करके युद्ध को रोकें। यानी इसमें बल प्रयोग की बात हो रही है, जो कि विश्व व्यवस्था के लिए एक ठीक स्थिति नहीं है। एक और बात आती है कि मान लीजिए कोई आक्रमणकारी राष्ट्र है, आक्रांता राष्ट्र है, और वो किसी अपने शत्रु राष्ट्र पर प्रबल आक्रमण करने के लिए इच्छुक हो, वह ब्लिट्जक्रिग तरीके से आक्रमण कर रहा हो। ब्लिट्जक्रिग मतलब बिजली की जैसे चलती है उस तरीके से, यानी त्वरित गति से बहुत तेज आक्रमण करता है, पूरी तरह से सरप्राइज करते हुए, आश्चर्यचकित करते हुए युद्ध की पहल कर देता है, या परमाणु बम जैसे बड़े हथियार का प्रयोग करता है। तो वह जब तक ऐसा करेगा और कोई राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा के अन्य राष्ट्रों से बात करेगा या संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाएगा, और जब तक सभी राष्ट्र जगेंगे या शक्तियों का अपने प्रबंधन करेंगे, मिलजुल के आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, तब तक ब्लिट्जक्रिग या परमाणु युद्ध द्वारा वह उस राष्ट्र को जमींदोज कर देगा, नेस्त नाबूद कर देगा। यानी समय नहीं मिलेगा प्रतिकार का। भारत पाकिस्तान के मध्य मान लीजिए कि लड़ाई है, सपोज दैट भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है, प्रबल आक्रमण कर रहा है, मान लीजिए कि परमाणु बम से हमला कर दे रहा है। पाकिस्तान को समय ही नहीं दे रहा है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों के पास जाए या यूएनओ जैसे एजेंसियों में गुहार लगाए। इसलिए यहाँ पर
शक्ति का प्रबंधन वो नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसके पास समय नहीं मिल रहा है, शक्ति का प्रबंधन नहीं कर सकता, इसलिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर फेल होती दिख रही है, उसकी निरर्थकता इससे साबित हो रही है। मूल में भयादोहन की बात हुई। भयादोहन है, इसका मतलब नकारात्मक शब्द है, भय उत्पन्न करने की बात, युद्ध की बात, हिंसा की बात है, हत्या की बात है, बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, इसलिए यह शब्द ठीक नहीं है, ये स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं, इसलिए यह सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था निरर्थक होती दिख रही है। एक और निरर्थकता के लिए बात करें, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए अपने सुरक्षा को संकट में नहीं डाल सकता। मान लीजिए सामूहिक सुरक्षा में 10 राष्ट्र हैं, उन 10 में किसी एक पर कोई बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र आक्रमण कर दे तो बाकी के 9 अपनी सुरक्षा को संकट में एक के लिए नहीं डाल सकते हैं, ऐसा हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से दिखता है। यानी अपनी सुरक्षा को संकट में नहीं डाल सकता, संकट में नहीं डाल सकता किसी एक के लिए, ऐसा देखा जाता है। यानी यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप से या एक तरह से कहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है। सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। तो आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को विस्तार से समझिएगा, वीटो पावर को और स्थायी सदस्यता को के लिए भारत के अभियान को इस माध्यम से समझिएगा। भयादोहन को जो मैंने बताया उसको समझिएगा। पामर पार्किंस की परिभाषा को अच्छे से देखिएगा, याद करिएगा और इसकी सार्थकता निरर्थकता के साथ इसके इतिहास पे भी दृष्टि डालिएगा और सामूहिक सुरक्षा को जानने समझने का प्रयास करिएगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।